हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जो कि था हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। सो उसमें अब हम पढ़ेंगे, हमने पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया था, अभी बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी। तो जो उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसमें था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, or if a body is at rest will remain at rest until or unless an external unbalanced force is applied on it। तो मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर तुमने कोई अलग फोर्स नहीं लगा दी। मतलब ये अगर रेस्ट में है, अगर जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तभी तो मोशन में आएगा, ऐसे मोशन में कैसे आ जाएगा। तो इसलिए अगर जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहेगा अगर वो मोशन में ही है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा अगर वो रेस्ट में है जब तक आपने कोई फोर्स नहीं लगाई। अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो, एक इसमें आता है प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल भी दो टाइप्स के होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको मतलब समझाऊं, इसमें बस सारा रट्टाफिकेशन का ही है थोड़ा सा। बस आप इसका अगर पैटर्न समझ गए सो दैट वुड बी इजी टू डू। देखो जैसे y इज, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ परफेक्ट। सो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, इसमें x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है y, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो y है कांस्टेंट, तो y को ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर k यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, y इधर डालेंगे, x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ k लगा देंगे, k x स्क्वायर, यहाँ पर y एज इट इज़ लगाएंगे, फिर k तो लगता ही है क्योंकि k मतलब कांस्टेंट, और रूट x है तो यहाँ पर रूट x लगा देंगे। तो मतलब सेम चीज़ हुई है, बस यहाँ पर k लगा दिया है, ये k लगा दिया है, सब में हमने ये सारी चीज़ें सब सेम है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, उसमें भी सेम वैल्यूज़ होती हैं, बस उसमें 1/x ऐसे करके होता है, पैरेलल टू 1/x स्क्वायर, y इज पैरेलल टू 1/√x। तो इसमें जो आपको 1 दिख रहा है, 1 की जगह आप लगा दोगे, पहले y इज इक्वल्स टू दिखना ही है, वो तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये k आ जाएगा, और ये 1/x है तो ये x आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 1 की जगह पर आएगा k हमेशा। ये y इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर, इसमें y इज इक्वल्स टू k रूट x, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस नहीं करना। तो मतलब ये तो प्रोपोर्शनल का है। और जो मैंने अभी आपको टर्म बताई थी वो टर्म तो मतलब वो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी आपको कि न्यूटन का सेकंड लॉ का, तो वो तो मतलब वही थी, उसमें रट्टा ही मारना होगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात है नहीं। तो अब हम सीधा आ जाते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर। सो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, दोनों लॉ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एक मिनट में चेक कर लूँ। हाँ, सो न्यूटन का थर्ड लॉ ये होता है कि फॉर एवरी बॉडी देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब कि अगर एक बॉडी है उस पर अगर तुम एक्शन लगाओगे, कोई भी एक्शन करोगे, तो उसका अपोजिट में रिएक्शन आएगा, और जो रिएक्शन आएगा वो अपोजिट भी हो सकता है या फिर वो सिमिलर भी हो सकता है। और बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ अकर्स इन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज में होता है। तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था। अब हम इसको समझते हैं कि मतलब मानो अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपका एक्शन होएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, सो दैट वुड बी एन एक्शन। एंड जो आपको इसका रिएक्शन मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपको फ्यूचर में उसका क्रेडिट आएगा, उतना ही आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, उतना ही आपको वो उतने पैसे होंगे, उतने सक्सेसफुल होगे आप, उतने ही मज़े आप फ्यूचर में करोगे। मतलब वो रिएक्शन हो जाएगा उस एक्शन का जो आप अभी कर रहे हो।
सो एक्शन और रिएक्शन। अब हम एक और समझते हैं, हाँ, कि अगर आप मान लो आप हो थोड़े से बैडी टाइप, बदमाश बच्चे, सो आप पढ़ नहीं रहे हो क्लास में, आप बाहर की बंक मारते हो, बाहर घूमने जाते हो वॉशरूम के बहाने, या एवरीबडी डज, सो बट आई डोंट, नेवर माइंड। सो वो आप एक्शन कर रहे हो, आप बंक मार रहे हो, आप क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हो, सो दैट्स एन एक्शन। एंड फ्यूचर में जाके आपको उस चीज़ का रिएक्शन मिलेगा। आपको क्या पता आप बड़े होकर आप इन्हीं कर्मों के वजह से, इन्हीं चीज़ों के वजह से अपनी आप वो करो, क्या पता घर बनाने वाले बन जाओ, क्या पता वॉशरूम साफ करने पड़े, क्या पता भिखारी बन जाओ, यू नेवर नो। सो इसलिए एक्शन अच्छे करो, मतलब अभी जो कर रहे हो वो अच्छा करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यू डोंट नो हाउ गुड दैट रिएक्शन वुड बी इन योर फ्यूचर। तुम्हें नहीं पता कि मतलब तुम्हारा फ्यूचर में इन सब चीज़ों का जो अभी तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बड़े होकर तुमको उतना ही ज़्यादा इसका रिएक्शन मिलेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, एकदम आराम से आपको चैन की ज़िंदगी बितानी होगी। और जो इंसान अभी नहीं पढ़ रहा, अभी अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा, दैट वुड बी सफरिंग इन द फ्यूचर। सो वो उसका रिएक्शन होएगा। सो इसलिए दोनों, ये एक्शन अगर कोई कर रहे हो तो उसका रिएक्शन भी ज़रूर आएगा। अगर तुम किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हो, सो पलट के रिएक्शन आएगा। किसी को गाली दी, वो भी पलट के गाली देगा। सो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। अब हम ये तो मतलब थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल्स थे, मैंने साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे। अब हम साइंस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये एक्शन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया। अब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जैसे मैं खड़ी हूँ अभी, सो जो मेरे पैर हैं वो फोर्स लगा रहे हैं किस पर, फ्लोर पर, और जो फ्लोर है वो मेरे फीट पर फोर्स लगा रहा है। आई रिपीट, मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ तो मैं फ्लोर पर फोर्स लगा रही हूँ, जिस विच एक्ट्स एज एन एक्शन, तो वो हो गया मेरा एक्शन। और इन रिटर्न फ्लोर मेरे फीट पर रिएक्शन, फ्लोर मेरे फीट पर फोर्स लगा रहा है, तो वो हो गया रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम मान लो मैं कश्मीर घूमने गई, वहाँ पर मुझे होती है ना शिकारा राइड, हाँ, तो मैंने शिकारा राइड की, मैंने शिकारा से उतरी, मैं मतलब शिकारा मान लो बोट, तो मैं बोट से निकली, तो मेरे पैरों ने, मतलब मैंने से कूद के मैं निकली बोट से, तो फिर मैंने लगाया फोर्स किस पर, बोट पर लगाया, विच एक्ट्स एज एन एक्शन, जो कि हो गया एक्शन। और बदले में बोट ने मेरे फीट पर लगाया फोर्स, विच एक्ट्स एज एन रिएक्शन, तो वो हो गया रिएक्शन। तो इसलिए अब हम अच्छे से कूद पाए। तो ये हमारा थर्ड लॉ था, एक्शन एंड रिएक्शन। तो अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन पर, जो कि हमारे किस में आती है, न्यूटन के सेकंड लॉ में ये डेरिवेशन आती है। किसी के स्कूल में नहीं भी आ रही है, ये एग्जाम्स में नहीं आती है, तो आप अपने मैम से पूछ लेना, मैम न्यूटन की सेकंड लॉ की डेरिवेशन आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही सो यू आर लकी, तो अभी स्किप कर दो ये वाला पार्ट। अगर आ रही है सो लिसन टू दिस केयरफुली। सो देखो, डेरिवेशन हमने थोड़ा सा छोटा लिखा है, सॉरी। तो देखो, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछी है, तो आपको सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं ये लिखनी है, और इन टर्म्स को बताना है कि ये है क्या क्या। यू मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर में। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एम मतलब मास, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और ये ए है, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। तो भाई अब हम ये कैसे मारे, ये हमको कैसे याद करें, कैसे रट्टा मारे। सो आई हैव अ ट्रिक, आप एक डायग्राम याद कर लो, तो आपको ये सारे में से आप कोई भी टर्म नहीं भूलोगे। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है, एक पर्सन है, एम मतलब मोमेंटम, एक मोमेंटम इधर, मास। अब देखो यहाँ पर एक इंसान है, एक इंसान चला यहाँ तक, तो मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल उसका यहाँ पर है, तो ये u आ गया। और वो इंसान यहाँ पर गया, तो मतलब ये आ गया v। और ये एक्सीलरेट हुआ, तो मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक गया, तो मतलब एक्सीलरेशन तो हो ही रही है। वो ये जो इंसान था ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने का मतलब तो होता ही है एक्सीलरेशन, तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया।
और एक्सीलरेशन अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ टाइम भी लेगा, वो टाइम भी ले रहा होगा आगे बढ़ने में, सो वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो देखो हमको टर्म्स मिल गई, ए मिल गया, ए लिख दिया, टी है इस डायग्राम में, टी लिख दिया, एम है, एम लिख दिया, यू और वी है, यू और वी लिख दिया। सो ऐसे हमने इसको याद कर लिया। ये तो हमारा हो गया क्लियर। फिर इसको लिखने के बाद हम अपने ही लिखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, लिख देना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखो जब मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें भी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इतना बड़ा क्यों लिखना, सीधा ऐसे करके बना दो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। एंड आई कैन गारंटी इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे कि मतलब मैम बोले ना कि ये लोग देखो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम सही है। फिर ये हमने कर दिया, इसके नीचे लिख दिया हमने ये। अब हमको स्टार्ट करनी है अपनी डेरिवेशन, हमको लिखना है एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी इज इक्वल्स टू नहीं लगाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ लगाना है। ये एम वी माइनस एम यू है तो हम इसको एम वी माइनस यू अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। इसमें जो f है आप देख रहे होगे कि जब भी हम लिख रहे हैं तो f बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो मतलब f है कांस्टेंट। अगर कोई भी चीज़ बार बार आती है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे आप जैसे मैम टीचर्स बोलती हैं कि वो इंसान बार बार, अगर मान लो एक लड़का है नाम जिसका नाम है क्या नाम है मनीष, उस लड़के का नाम है मनीष, तो फिर वो बार बार क्लास में बात कर रहा है, तो टीचर क्या बोलेंगी, मनीष व्हाई आर यू टॉकिंग कंस्टेंटली। कॉन्स्टेंटली होता है वैसे तो, बट इसमें मैं कंस्टेंट टर्म बता रही हूँ ना, तो कंस्टेंटली मतलब जो चीज़ कॉन्स्टेंटली मतलब जो चीज़ बार बार हो रही है। सो कॉन्स्टेंटली का कंस्टेंट निकाल लो, और वो कंस्टेंट मतलब कि वो बार बार हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है एफ, तो एफ हो गया कंस्टेंट। और कंस्टेंट का साइन क्या होता है, देखो एम वी माइनस यू अपॉन में टी, कंस्टेंट का साइन होता है के, और क्या है कंस्टेंट, एफ है कंस्टेंट, तो एफ लिख देंगे। फिर उसके बाद एम वी माइनस यू अपॉन में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पॉइंट एफ, फिर हो जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एफ। हाँ माना, मुझे भी पता है कि पता नहीं ये कैसे आ गया 1 पॉइंट एफ। अगर आपको इसको और क्लियर एंड क्रिस्प बनाना है ना, तो इसके बीच में आप लिख सकते हो कि k इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स, कि मतलब k है कांस्टेंट और इसलिए हम लगा रहे हैं फोर्स, की मतलब मैम को समझ में आए, इस मतलब मैम को थोड़ा सा और डिटेल्स देने के लिए ये भी लिख सकते हो आप, बट ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं। और ये दोनों पॉइंट्स आपको रट्टा ही मारना पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 पॉइंट एफ ये तो है ही नहीं। और ये जो एम ए है, एम ए कैसे आया, एम तो मास का ये, और v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, तो एम ए इज इक्वल्स टू फोर्स। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब देखो एक क्वेश्चन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, जो कि था इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उससे एक क्वेश्चन है, व्हेन वी हिट समथिंग ऑन अ कारपेट द डस्ट ऑफ द कारपेट रिमूव्स। इसका मतलब कि हमारे पास एक कारपेट है, हमने एक बैट से इसको ऐसे मारा, तो जो भी डस्ट थी, जो इस पर डस्ट लगी थी, वो सारी डस्ट ऐसे उड़ने लगी। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर कोई भी आपसे पूछे भी तो आप भी बता सकते हो कि the dust got removed because when we hit the carpet then the carpet came in motion। जो कारपेट था वो मोशन में आने लगा, क्योंकि जिस बैट से हम मार रहे थे वो भी मोशन में था, तो उसके कांटेक्ट में था कारपेट, तो उसके कांटेक्ट में था, इसलिए जो कारपेट था वो भी मोशन में आ गया, तो वो मोशन में आ गया। लेकिन जो उसकी डस्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए रेस्ट
उड़ जाती है, रेस्ट हट जाती है कारपेट से अगर हम मारते हैं कारपेट को किसी चीज़ से। आई रिपीट, व्हेन वी हिट अ कारपेट देन द डस्ट moves because the carpet comes in motion while the dust stays in rest, remains in rest due to inertia of rest, inertia of rest के वजह से। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से एक क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, बहुत बार आता भी है। सो ये हमारी गन है। अरे यार कितनी गंदी है यार मेरी ड्राइंग यार, सॉरी गाइस, सॉरी। मान लो ये गाने, मान लो। हाँ, सो अगर देखो कोई चुन्नू लाल है, चुन्नू लाल का मन हुआ कि आज मैं चलाऊंगा, आज मैं करूँगा शूटिंग। तो चुन्नू लाल गया और उसने पकड़ ली राइफल, या राइफल पकड़ ली। तो राइफल का जो था उसने रखा यहाँ पर, जो उसका पीछे का पार्ट होता है वो उसने अपने शोल्डर पे रखा। तो जैसे ही उसने शूट की तब उसके शोल्डर पे ऐसे जर्क फील हुआ। जैसे ही उसने शूट की ऐसे करके हो गया वो, ऐसे करके। एंड इवन वो नहीं, जो भी शूटिंग करता है उसको जर्क फील होती ही है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? टेक्नोलॉजी। हाँ, सो इसके पीछे का साइंस ये है कि जैसे ही हम ट्रिगर करते हैं, जैसे ही हम गन चलाते हैं, जो उसका गन पाउडर होता है वो बर्न हो जाता है। द गन पाउडर स्टार्ट्स बर्निंग। गन पाउडर, जो उसका गन पाउडर होता है वो हो जाता है बर्न। वो जो गन पाउडर होता है वो हो जाता है, क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं। और जो इसका एग्जॉस्ट होता है, तो मतलब देखो जैसे गन पाउडर जला तो मतलब उसको धुआं भी आएगा। तो जब गन पाउडर जला तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है, मतलब जो उसका धुआं होता है मॉर्निंग मटेरियल का, वो चला जाता है पीछे। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये गन पाउडर है, मान लो। जैसे ही हमने बुलेट फायर की, गन पाउडर जल गया। जैसे ही गन पाउडर जला, इसका धुआं भी तो होएगा। जब कोई चीज़ जलती है तो उसका एग्जॉस्ट भी आता है, उसका धुआं भी आता है। सो जो उसका एग्जॉस्ट है वो चला गया कहाँ पर? पीछे। कहाँ चला गया? पीछे। और जैसे ही वो पीछे चला गया तब गन में हल्की सी, गन ने एक्सपीरियंस किया। गन ने क्या एक्सपीरियंस किया? उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया। बैकवर्ड फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द गन एज वेल एज आवर शोल्डर। तो मतलब जैसे ही वो एग्जॉस्ट ऑफ मॉर्निंग मटेरियल पीछे चला गया गन को एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हुई। और जैसे कि हमारा शोल्डर पे वो गन रखी हुई थी तो हमारे शोल्डर पर भी जर्क फील होता है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? व्हेन वी फायर अ बुलेट द गन पाउडर burns and the exhaust of morning material मतलब जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं गन्स में, तो उनका धुआं comes backwards. The exhaust of morning material comes backward and the backward force is experienced by our gun as well as our shoulder. That's why we feel a jerk. अब आता है कि athletes are allowed to jump on a sandy surface rather than a concrete surface. तो एथलीट्स मतलब जो स्पोर्टी लोग होते हैं ना, जो करते हैं, तो एथलेट ये जो जंप करते हैं एथलेट्स, तो वहाँ पे उनको सैंडी सरफेस, कौन सा सरफेस? सैंडी सरफेस पे उनको जंप करने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे जो रफ पत्थर जैसा सरफेस होता है, रिजिड सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है, वहाँ पर इन एथलेट्स को जंप करने के लिए क्यों नहीं बोलते? क्यों? हाँ, तो नॉर्मल इंसान जो जिसने आर्ट्स ले रखी होगी वो तो यही बोलेगा कि हाँ इसलिए क्योंकि उसको चोट ना लगे। आई नो दैट्स ऑल्सो पार्शली करेक्ट, बट जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो तो ऐसी गलती मत करना ही बोलने की। तुम बोलना यू शुड बी अ लिटिल बेटर देन आर्ट स्टूडेंट्स, राइट? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ कि आई एम टीचिंग 11th साइंस स्टूडेंट्स? नेवर माइंड। सो वो सैंडी सरफेस पे इसलिए जंप करते हैं
क्योंकि when athlete jump on a sandy surface, the sandy surface gets compressed to force. जैसे ही एथलीट्स जंप करते हैं तो सैंडी सरफेस तो होता ही है, तो सैंडी सरफेस पे अगर तुम जंप करोगे, मान लो तुम गोवा गए हो, गोवा जब जाते हो तो मान लो तुम सैंड पे कूदे तो मतलब सैंड तो नीचे कंप्रेस होएगी ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर भी वही होता है, जो एथलीट जैसे ही कूदा वो सैंडी सरफेस हो जाता है कंप्रेस। क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है सैंडी सरफेस, ड्यू टू विच उसके वजह से जो टाइम होता है वो हो जाता है इंक्रीज। अब देखो इंसान को यहाँ पर कूदना था, कहाँ पर? ये हमारा सैंडी सरफेस यहाँ पर है, ये जो आया तो इसको कूदना यहाँ चाहिए था, यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारा सरफेस था वो था सैंडी। उसके वजह से ये जो सैंड थी, जैसे ही वो इंसान कूदा यहाँ के बदले वो नीचे आ गई, कंप्रेस हो गई। तो अब उस इंसान को यहाँ पर आने में भी तो टाइम लगेगा, तो मतलब जो टाइम होता है वो हो जाता है इंक्रीज। और जाते जाते नीचे जाते जाते कंप्रेस होते होते ये एथलीट इतने फोर्स से आया, लेकिन यहाँ पर देखा तो टाइम हो गया बढ़ गया। और जब टाइम बढ़ जाता है तो आप याद रखना, एज टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। जैसे ही टाइम बढ़ता है फोर्स भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जैसे ही वो कूदा सैंड हो गया कंप्रेस, फिर टाइम बढ़ गया क्योंकि सैंड हो गया था कंप्रेस, इसलिए टाइम बढ़ गया। जैसे ही टाइम बढ़ा फोर्स भी कम हो गया, तो इसलिए जो इंसान था उसको चोट नहीं लगी। इसलिए बोलते हैं कि तुम सैंडी सरफेस पे जाओ। अब कॉन्क्रीटिक सरफेस, कॉन्क्रीटिक सरफेस मतलब रफ सरफेस। अगर मान लो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये कॉन्क्रीटिक सरफेस है। कौन सा सरफेस? कॉन्क्रीटिक सरफेस, ऐसा रगड़ा सा कॉन्क्रीटिक सरफेस है। जैसे ही ये एथलीट है, एथलीट यहाँ पर जंप हुआ तो मतलब ये तो कॉन्क्रीटिक सरफेस है ना, ये तो नीचे कंप्रेस हो ही नहीं सकता, तो वो इंसान यहीं पर रुक जाएगा। इसको फट से लगेगी। क्यों लगेगी? इसलिए नहीं कोई वो प्लेस रिजिड है, हाँ ये भी बोल सकते हो कि रिजिड है, लेकिन वो बस आर्ट स्टूडेंट्स के लिए आंसर है ऐसा वाला। लेकिन जो असली साइंस ये कहती है कि जब वो यहाँ पर रफ सरफेस पे कूद जाएगा, जब वो रफ सरफेस पे कूदेगा तो जो इसका टाइम है वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्क्रीटिक सरफेस तो कंप्रेस हो ही नहीं रहा ना, तो टाइम बढ़ेगा ही नहीं। टाइम बढ़ नहीं रहा तो मतलब फोर्स भी कम नहीं होएगा। अगर टाइम बढ़ता तो फोर्स कम हो जाता, लेकिन इसमें तो टाइम बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि कॉन्क्रीटिक सरफेस कंप्रेस होता ही नहीं है, तो टाइम कम ही नहीं हो रहा और फोर्स बढ़ ही नहीं रहा। फोर्स कम ही नहीं हो रहा, तो मतलब इसमें वो उसी फोर्स से गिरा जिस फोर्स से वो गया था, और ज़्यादा फोर्स की वजह से उसको बहुत ज़ोर से चोट लग जाएगी। अब ऐसा ही एग्जाम्पल है, A player pulls his hand backwards while catching a ball. अब एक प्लेयर है, पता नहीं क्यों ये एथलीट्स और प्लेयर वाले क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं इस एनसीईआरटी में। सो ये एक प्लेयर है, बढ़िया खिलाड़ी कबड्डी वाला। सो बॉल आई यहाँ से, तो जब इसने पकड़ी तो इसने ऐसा नहीं कि मतलब ये यहीं से पकड़ लेता, लेकिन इसकी मस्ती तो देखो, इसने यहाँ से पकड़ी, ये इसने बॉल को यहाँ आने दिया। वो यहाँ से भी पकड़ सकता था, लेकिन उस इंसान ने पकड़ी यहाँ से। क्यों किया इसने ऐसा? जनता जानना चाहती है कि इसने बॉल यहाँ से क्यों नहीं पकड़ी, उसने यहाँ पर लाकर ही क्यों पकड़ी, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने ये उसको पता था कि जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा टफ है, और ये थोड़ा सा डरपोक सा इंसान था। माना कि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी था, बट पता नहीं क्यों डरपोक था चिंकूलाल। तो ये जो चिंकूलाल था डरपोक था, ये उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पे पड़ूंगा तो मुझे बहुत ज़ोर से बॉल लगने वाली है, एंड अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँगा तो मुझे बॉल बहुत ज़ोर से हाथ पे नहीं लगेगी, मेरी हाथ में इंजरी नहीं हुई थी। तो इसमें इसको ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर इंसान दूर से पकड़े बॉल तो उसको चोट नहीं लगती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेम जो मैंने पढ़ाया था ना सैंडी सरफेस वाला, वही चीज़ वही केस इसमें भी लगेगा। जब उसने बॉल यहाँ रखी, द टाइम इन एज द प्लेयर होल्ड द बॉल बैकवर्ड्स, he holded the ball backwards to so that the time
कैन बी इंक्रीज्ड, कि जो टाइम है वो बढ़ जाए। यहाँ से वो जा रहा था, तो मतलब मान लो कि जो बॉल है यहाँ से 5 सेकंड में गई, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में गई, तो इसको पता, तो इसको क्या बढ़ाना था, इसको बढ़ाना था टाइम को करना था इंक्रीज। तो इसने यहाँ से बॉल नहीं पकड़ी, इसने यहाँ से बॉल पकड़ी। चलो समझ आ गया कि इसको टाइम इंक्रीज करना था। लेकिन अब इससे हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा था कि जो जब टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। हाँ एकदम सही, अगर टाइम बढ़ा, आप समझ जाओ, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिख रहा है कि टाइम बढ़ता हुआ, तो तभी समझ जाना कि फोर्स वहीं पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इसने भी वही किया, इसने टाइम बढ़ा दिया, इसने यहाँ के बजाय यहाँ पर कर दिया। तो मतलब यहाँ पर 5 सेकंड में पहुँच रही थी, तो यहाँ पर वो 10 सेकंड में पहुँचेगी। कितने 10 सेकंड में पहुँचेगी, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड बड़ा होता है, तो मतलब टाइम तो बढ़ गया हमारा। टाइम बढ़ गया तो मतलब फोर्स भी कम हो जाएगी, तो मतलब हमारे हाथ पे फोर्स कम लगेगी। नो हेंस प्रूफ। आ गया समझ? तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, जब तक के लिए बाय बाय एंड रिविजन करते रहना। एंड यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रीड योर एनसीईआरटी थरली। अगर आप एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटीज में से ही आते हैं, सो उसको अच्छे से रीड कर लो। और अगर नोट्स चाहिए सो कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो। बाय बाय।